हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 58, जिसके अंदर अपन रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर बच्चों पिछले लेक्चर पर अपन बात करें तो पिछले लेक्चर तक अपन ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से संबंधित जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो अपन ने कवर कर लिए थे। और पिछले लेक्चर की लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर पर अपन रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे, यानी लौटनी गति स्टार्ट करेंगे। तो ये लौटनी गति होती क्या है अभी, ठीक है ना? तो सुनो ध्यान से, देखना। देखो, लौटनी गति इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं रोलिंग मोशन। देखो ध्यान से, जैसे किसी धरातल पर कोई भी गेंद है, ये यहां पे रखी हुई है। अब यदि इस गेंद को मैं हल्का से इस प्रकार से पुश करके छोड़ देता हूं, तो इस स्थिति में इस गेंद का जो सेंट्रोमास है वो आगे की तरफ गति करेगा कुछ वेग से, वीसीएम वेग से, यानी ये स्थानांतरण गति करेगा अभी। और यदि इस गेंद को मैं हल्का सा आगे की तरफ फोर्स देके छोड़ देता हूं, तो ये इस प्रकार से घूमने भी लग जाती है, लुढ़कने लग जाती है। तो इस स्थिति में इसका जो कोणीय वेग है, वो कोणीय वेग कितना देगा आपके पास है, ओमेगा। ये कोणीय वेग ओमेगा हो गया। तो यहां पर जो गेंद है वो स्थानांतरण गति भी कर रही है, साथ साथ में गुणन गति भी कर रही है। तो स्थानांतरण गति और गुणन गति, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो संयोग है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? इसको अपन बोलते हैं रोलिंग मोशन, यानी लौटनी गति। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई लौटनी गति बराबर स्थानांतरण गति प्लस क्या होती है आपके पास है, घूर्णन गति। ठीक है ना? स्थानांतरण गति और गुणन गति, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लौटनी गति बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो, स्थानांतरण गति की अगर मैं बात करता हूं तो स्थानांतरण गति के कारण, देखो ये जो बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी। कोई भी जैसे पिंड है, अगर वो स्थानांतरण गति कर रहा है, तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग बताया था कि हर पार्टिकल का वेग बराबर होता है। तो स्थानांतरण गति के कारण हर जो पार्टिकल है उसको वेग मिलता है, कितना भी वी मिलता है। ठीक है ना? तो स्थानांतरण गति के कारण जो आपके पास है हर कण ना का वेग वीसीएम होता है। हर कण का वेग कितना होता है? वीसीएम होता है। और किधर की तरफ होता है? सेंट्रोमास की तरफ होता है। और घूर्णन गति के कारण ना जो हर कण है का वेग ओमेगा आर होता है। और कौन सी दिशा में होता है भी? ओमेगा आर स्पर्शरेखा की दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है? स्पर्शरेखा की दिशा में। ठीक है ना? तो देखिएगा ध्यान से, देखो जैसे ये कोई वस्तु है, गोलीय वस्तु है, ये धरातल है, इस धरातल पर अपन इसको रख रखा है। और मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो पिंड है वो क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है। अब इसका जो सेंट्रोमास है, इसका आगे की तरफ जो वेग है वो कितना देगा आपके पास है? वीसीएम। और साथ में इसका जो कोणीय वेग है वो कितना देगा आपके पास है? ओमेगा। ठीक है, अब दो ध्यान से, आपके पास है जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अगर सेंट्रोमास वो आगे की तरफ वीसीएम से चल रहा है, तो ये भी आगे की तरफ वीसीएम से, और ये भी आगे की तरफ वीसीएम से चलेगा। तो इसका आगे की तरफ जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में? वीसीएम। और इसका भी आगे की तरफ जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में? वीसीएम।
यानी जो हर पार्टिकल है वो आगे की तरफ वीसीएम वेग से गति करेगा। अब ध्यान से देखना, तो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस स्थिति में ये जो है इसकी तो गति की प्रवृत्ति पीछे की तरफ होगी, तो इस पे तो पीछे की तरफ क्या लग जाएगा भाई, पीछे की तरफ इसका वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। तो इसका वेग तो हो जाएगा आपके पास है ओमेगा आर, और इसका आगे की तरफ जो वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास है ओमेगा आर हो जाएगा। ये बात होगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संपर्क बिंदु बोलते हैं। ये तो ओ हो गया, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। तो यहां पे जो संपर्क बिंदु है संपर्क बिंदु का परिणामी वेग, इसको अपन बोलेंगे वी ए बराबर स्थानांतरण गति के कारण आगे की तरफ कितना वीसीएम, घूर्णन गति के कारण पीछे की तरफ कितना देगा आपके पास ओमेगा आर। तो परिणामी वेग कितना देगा आपके पास है वीसीएम माइनस ओमेगा आर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज होगी भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो एक वर्ड आता है शुद्ध लौटनी गति। तो शुद्ध लौटनी गति के अंदर किसी प्रकार की फिसलन नहीं होती है। फिसलन नहीं होती इसका मतलब जो संपर्क बिंदु और धरातल इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। मतलब धरातल का जो वेग होता है ना वो इस संपर्क बिंदु का वेग होता है, इन दोनों का वेग वो क्या होता है भी बराबर होता है। तो शुद्ध लौटनी गति, शुद्ध लौटनी गति का मतलब ये होता है कि जो फिसलन है वो नहीं होती है, और फिसलन नहीं होती इसका मतलब ये होता है कि संपर्क बिंदु की कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। संपर्क बिंदु की कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, और संपर्क बिंदु की सापेक्ष गति अगर नहीं होती इसका मतलब संपर्क बिंदु का वेग धरातल के वेग के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ संपर्क बिंदु का जो वेग है वो हो जाएगा आपके पास है धरातल का वेग। अब यदि यहां पर अपन देखेंगे तो धरातल है वो तो रेस्ट में रहता है, यानी धरातल का वेग कितना भी जीरो, तो संपर्क बिंदु का जो वेग है वो भी कितना देगा आपके पास है जीरो देगा। तो अपन बोल सकते हैं कि संपर्क बिंदु का वेग ये आपके पास में क्या देगा आपके पास में वीसीएम माइनस ओमेगा आर, और बराबर धरातल का वेग कितना देगा आपके पास है जीरो। तो माइनस का ओमेगा आर उधर की तरफ जाकर के प्लस का ओमेगा आर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में वीसीएम बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा इंटू आर। ठीक है ना। तो शुद्ध लौटनी गति अगर हो रही है किसी भी स्थिर धरातल पर, तो इस स्थिति में वीसीएम बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा इंटू आर होता है भी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। और ये वाली जो लाइन मैंने आपको लिखाई है ना, संपर्क बिंदु की सापेक्ष गति नहीं होती, इस कारण से संपर्क बिंदु का वेग बराबर क्या होता है धरातल का वेग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अगर आपके पास में जो वीसीएम है वो ओमेगा आर से बड़ा हो गया, अगर वीसीएम ओमेगा आर से बड़ा हो जाएगा तो इस स्थिति में ये जो संपर्क बिंदु है वो आगे की तरफ गति की प्रवृत्ति दर्शाएगा, जिससे फ्रिक्शन है वो किधर की तरफ लग जाएगा पीछे की तरफ। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यदि वीसीएम बड़ा हो जाएगा किससे ओमेगा आर से, वीसीएम ओमेगा आर से बड़ा होगा तो इस स्थिति में जो पॉइंट ए है उसका परिणामी वेग किधर की तरफ हो जाएगा आगे की तरफ। तो धरातल के सापेक्ष इसकी गति की प्रवृत्ति आगे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ। तो जो फ्रिक्शन है वो लग जाएगा पीछे की ओर। और इसी प्रकार से यदि वीसीएम लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा आर, यानी ओमेगा आर बढ़ा, तो इस स्थिति में परिणामी वेग पीछे की तरफ, तो घर्षण आगे की तरफ लग जाएगा। तो इस स्थिति में जो फ्रिक्शन है
वो लग जाएगा आगे की ओर। ये बातें हो गई। तो इन बातों को आप नोट करें। रोलिंग मोशन का बेसिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, शुद्ध लौटनी गति में सभी कणों का वेग व त्वरण ज्ञात करना। तो पार्टिकल्स का वेग और त्वरण अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल का वेग और त्वरण ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, सब जैसे मान के इसलिए वेग ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टिकल के पास में दो प्रकार के वेग होते हैं। एक तो स्थानांतरण गति का वेग और एक होता है घूर्णन गति का वेग। और दोनों वेगों का यदि आप सदिश योग कर दोगे तो आपका परिणामी वेग आ जाएगा भाई। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले मान लो कि ये आपके पास में कोई गोलीय पिंड है और ये आगे की तरफ इस प्रकार से गति कर रहा है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग तो कितना देगा आपके पास में v। और इसके बाद ध्यान से देखना, तो इसका जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग आपके पास ओमेगा हो गया। ये क्या कर रहा है भाई, शुद्ध लौटनी गति कर रहा है। तो अब अपन देखते हैं ध्यान से, सबसे पहले वेग की बात करते हैं। अगर इसका सेंट्रोमास है वो आगे की तरफ v वेग से गति कर रहा है तो इस पिंड का हर पार्टिकल आगे की तरफ v से गति करेगा। तो इसका भी आगे की तरफ वेग है वो कितना देगा भाई, v। आगे की तरफ वेग कितना देगा, v। इसका भी वेग कितना देगा आपके पास में, v। इसका भी आगे की तरफ वेग कितना देगा, v। और इसका भी आगे की तरफ वेग है वो कितना देगा आपके पास में, v। यानी हर पार्टिकल को आगे की तरफ वेग प्राप्त होता है, अभी v प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो अब यदि अपन बात करते हैं कि इसकी घूर्णन गति की बात करते हैं तो घूर्णन गति के कारण हर पार्टिकल को कितना वेग प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, इसको प्राप्त होता है भाई, घूम रहा है तो इसको तो आगे की तरफ प्राप्त होता है कितना भी, ओमेगा आर। इसको तो आगे की तरफ इस प्रकार से प्राप्त होता है ओमेगा आर स्पर्श की दिशा में सबको। इसको नीचे की तरफ ओमेगा आर, इसको पीछे की तरफ ओमेगा आर, इसको इस प्रकार से ऊपर की तरफ ओमेगा आर। ठीक है ना। अब अगर अपन कुल वेग की बात करते हैं तो कुल वेग के अंदर ध्यान से इस प्रकार से यूं लिख सकता हूं मैं। कुल वेग की बात करें तो कुल वेग के अंदर ध्यान से एक सेकंड एक चीज देख लेता हूं मैं कि इसको भी आगे की तरफ कितना देना, आपको भी v देना है। ठीक है ना। और इसको नीचे की तरफ कितना देना आपको, ओमेगा आर। इसको आगे की तरफ कितना देना है भाई, v। दोनों को जोड़ रहा हूं मैं। पीछे की तरफ इसको देना है ओमेगा आर, इसको आगे की तरफ देना आपको v। और इसको इस प्रकार से ऊपर की तरफ यानी स्पर्श की दिशा में आपको देना है ओमेगा आर। इसको आगे की तरफ देना है इस प्रकार से v। और इसको आगे की तरफ भी क्या देना, आपको ओमेगा आर देना है। अब अपन बात करें कि इसकी शुद्ध लौटनी गति की, तो यहां पर आपके पास में v है बराबर कितना देगा आपके पास में, v माइनस ओमेगा आर बराबर 0। तो यहां से आपके पास में v बराबर क्या देगा, ओमेगा आर। तो इस ओमेगा आर को भी अपन क्या लिख सकते हैं भी, यहां पे v लिख सकते हैं। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं भी, v लिख सकते हैं। इसको भी अपन v लिख सकते हैं। और यहां पे इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं भी, v लिख सकते हैं। अब यदि इस एक की बात करें तो इस एक का तो जो परिणामी वेग है वो कितना देगा आपके पास में, 0। यदि इस b की बात करें तो इसका इधर भी कितना देगा v, इधर भी कितना देगा v। तो परिणामी इधर की तरफ कितना देगा आपके पास, √2v।
और यदि अपन c की बात करें तो c की वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास में vc बराबर क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना। देखो आगे भी कितना v और पीछे आगे की तरफ कितना देगा ओमेगा आर, तो v प्लस ओमेगा आर यानी v प्लस वी बराबर कितना देगा 2v। और यदि अपन d की बात करते हैं vd बराबर, तो vd बराबर भी कितना देगा आपके पास √2 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। यहां पर जो b का वेग है वो b का वेग तो किधर की तरफ हो जाएगा, इस प्रकार से इधर की तरफ। c का वेग किधर की तरफ हो जाएगा, आगे की तरफ। और d का जो वेग है वो किधर की तरफ हो जाएगा, इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा। d का जो परिणामी वेग है वो इस प्रकार से यूं इधर की तरफ हो जाएगा। ये बात होगी भी। तो ये तो आपके पास है क्या देगी, लौटनी गति बराबर क्या देगी आपके पास है, ये स्थानांतरण गति और प्लस क्या देगी, ये आपके पास हो जाएगी गुणन गति। तो स्थानांतरण गति के कारण वेग और गुणन गति के कारण जो वेग है उनको अगर अपने जोड़ दिया, सदिश शो कर दिया, तो आपके पास में परिणामी वेग आ चुका भी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास में आ चुकी है। ठीक है ना, ये चीज होगी। इसके बाद में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं ध्यान से। ये जैसे मान के इसलिए कोई भी पहिया है वो इस प्रकार से आगे की तरफ इसका वेग है वो कितना देगा आपके पास में v, कोणीय वेग क्या देगा आपके पास ओमेगा। यहां पर ये आपके पास में कोई भी पार्टिकल है थीटा एंगल पर, इसका वेग आपको फाइंड आउट करना है अभी। तो यहां पर आपके पास में v बराबर क्या देगा आपके पास ओमेगा आर। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां पे ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के पास में कौन कौन से वेग आ जाएंगे। एक तो वेग आगे की तरफ आ जाएगा v स्थानांतरण गति के कारण, ये v आ गया। और एक स्पर्श की दिशा में इस प्रकार से यूं इधर की तरफ आ जाएगा आपके पास में v। अब ये वाला एंगल आपके पास है कितना देगा अभी थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है थीटा। और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास बताओ 90 माइनस थीटा देगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं 90 माइनस क्या देगा आपके पास है थीटा। तो इस पॉइंट को अपन बोल सकते हैं वीपी। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है वीपी बराबर, तो इनका सदिश शो कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट होता है। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना। देखो इसको अपन बोल सकते हैं वी स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास में वी स्क्वायर प्लस कितना होता है आपके पास में 2v स्क्वायर। और इसके बाद में कितना देगा आपके पास में cos 90 माइनस थीटा, तो इसको अपन बोल देंगे साइन थीटा। तो ये आपके पास है साइन थीटा का रूट हो जाएगा। वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना देगा आपके पास में 2v स्क्वायर, तो ये आपके पास है 2v स्क्वायर और 1 प्लस 2v स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2v स्क्वायर आ गया, तो 1 प्लस साइन थीटा का रूट हो जाएगा। ये आपके पास में परिणामी वेग आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं इसको आप अच्छे से। किसी भी पार्टिकल का अगर आपको वेग पूछे तो किस प्रकार से निकालते हैं, ये तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया है। चलो इसके बाद में अपन देखते हैं शुद्ध लौटनी गति में त्वरण। देखो वेग की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं ये मैंने आपको सिखा दी है। तो त्वरण की कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। मान के चलेगा इसका जो वेग है वो आगे की तरफ कितना देगा आपके पास में v, और इसका कोणीय वेग है वो कितना देगा आपके पास में ओमेगा। अब यहां पर आपके पास में v क्या देगा भाई कांस्टेंट। ठीक है ना, तो इस स्थिति में आपके पास में जो dv अपॉन dt है वो कितना देगा 0, और ओमेगा भी क्या आपके पास है मान के चलेगा कांस्टेंट। तो इस स्थिति में आपके पास में जो d ओमेगा अपॉन dt है ये भी क्या देगा आपके पास है 0 देगा। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से। देखो इस पार्टिकल की बात करें तो स्थानांतरण गति के कारण आगे की तरफ इसका वेग कितना हो जाएगा, v कांस्टेंट है, और वेग अगर कांस्टेंट हो गया ना तो आगे की तरफ जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा 0। इसका भी v आगे की तरफ कांस्टेंट है, इसका भी v आगे की तरफ कांस्टेंट है, इसका भी v आगे की तरफ कांस्टेंट है।
यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स का जो वेग है वो कांस्टेंट है, इस कारण से स्थानांतरण गति के कारण त्वरण सबका कितना हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं घूर्णन गति की। तो सुनो, यहां पर ये वाला जो पार्टिकल है, अब केवल घूर्णन गति की बात करें तो ये भी वर्ताकार गति कर रहा है, तो इसके पास में भी केंद्र के अनुदिश एक अभिकेंद्रित त्वरण हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। इसके पास में भी केंद्र के अनुदिश त्वरण हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और इसके पास में भी केंद्र के अनुदिश त्वरण हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, इसके पास में भी केंद्र के अनुदिश त्वरण हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यानी सारे के सारे पार्टिकल्स के पास में केंद्र के अनुदिश एक ओमेगा स्क्वायर आर त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, केंद्र के अनुदिश होती है। चलो अगला केस अपन देखते हैं ध्यान से। ये कोई भी गोलीय वस्तु है, और इसका ध्यान से देखना, देखो जो आपके पास है dv अपॉन dt है, वो तो कितना देगा आपके पास a, और d ओमेगा अपॉन dt है, वो कितना देगा आपके पास में, एल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी आगे की तरफ जो वेग है वो कितना है, अभी v है, तो dv अपॉन dt आगे की तरफ कितना देगा a, तो इसका भी a स्थानांतरण गति के कारण इसका भी आगे की तरफ a हो गया, इसका भी आगे की तरफ त्वरण a, इसका भी आगे की तरफ त्वरण कितना देगा आपके पास a। तो अगर आपके पास है सेंट्रोमास का त्वरण वो कितना भी a है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स का आगे की तरफ त्वरण वो कितना देगा, a हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्थानांतरण गति के अंदर सभी कणों का विस्थापन वेग और त्वरण सेंट्रोमास के विस्थापन वेग और त्वरण के बराबर होता है। और इसके बाद डी ओमेगा बाई डी टी बराबर कितना देगा आपके पास, एल्फा। तो सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको स्पर्श की दिशा में क्या मिलेगा भाई, एल्फा मिलेगा, एल्फा आर मिलेगा। तो इसको इस प्रकार से इधर की तरफ आगे की तरफ एल्फा आर, इसको इधर की तरफ एल्फा आर हो जाएगा, इसको इधर की तरफ एल्फा आर, इसको इधर की तरफ आपके पास एल्फा आर मिल जाएगा। और सारे के सारे जो पार्टिकल्स है मान के चलिएगा इनका अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इस समय पर जो कोणीय वेग है वो कितना आपके पास ओमेगा है। तो सबके पास में केंद्र के अनुदिश एक ओमेगा स्क्वायर आर भी हो जाएगा। तो इसके पास में भी केंद्र के अनुदिश ओमेगा स्क्वायर आर, इसके पास में भी केंद्र के अनुदिश क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर, इसके पास में भी केंद्र के अनुदिश ओमेगा स्क्वायर आर, इसके पास में भी केंद्र के अनुदिश ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी का भी अगर आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है, परिणामी त्वरण निकालना है, तो वो अपन आराम से निकाल सकते हैं भी, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, देखो इस डायग्राम के अंदर हर प्रकार की जो त्वरण है वो दिखा रखे हैं, सुनना ध्यान से। अगर इसकी आगे की तरफ जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इस स्थिति में यहां पर आपके पास जो ए है वो क्या देगा भाई, 0 देगा। तो ए 0 देगा, तो अपन ए को 0 कर देंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इस स्थिति में एल्फा आर को अपन 0 कर देंगे, और यदि ये घूम ही नहीं रहा तो इस स्थिति में ओमेगा स्क्वायर आर को अपन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत से इसका जो परिणामी त्वरण है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भी, ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा मेरे को इसका ना इस पार्टिकल का परिणामी त्वरण चाहिए, तो इसका आगे की तरफ कितना देगा, ए प्लस एल्फा आर, इधर की तरफ कितना देगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो ए प्लस एल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर का रूट कर दोगे तो आपके पास परिणामी त्वरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे परिणामी त्वरण है वो भी बता दिया अभी। इसके बाद में अपन देखते हैं लौटनी गति की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। शुद्ध लौटनी गति में कुल गतिज ऊर्जा
तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है आपके पास है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास है जो आई है, इस आई को अपन क्या लिख सकते हैं एम इंटू के स्क्वायर। ये तो अपन जानते हैं भी घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके अंदर मैंने आपको बताया था आई बराबर एम के स्क्वायर होता है। और शुद्ध लौटने गति के अंदर v बराबर क्या था ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास v अपॉन ये आपके पास r हो जाएगा। तो यहां से ये आपके पास बन जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई को अपन क्या लिख सकते हैं अभी एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या बोल देंगे वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इंटू क्या होता है आपके पास है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। और यहां से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो आपके पास स्थानांतरण गतिज ऊर्जा होगी, ये गुणन गतिज ऊर्जा होगी, ये आपके पास में कुल गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना। तो कई बार आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि कुल ऊर्जा का कितना % पार्ट है वो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, कितना % पार्ट है वो गुणन गतिज ऊर्जा है। तो अपन बात करते हैं आंसर देखना, देखो जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है इसका परसेंटेज, तो बराबर क्या होता है आपके पास है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 हो गया। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसको अपन बोलेंगे 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100 हो गया। और उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज अगर आपको पूछा जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 हो गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं अभी के स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास 100। ये बात होगी। तो कुल गतिज ऊर्जा में स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का कितना पार्ट, कितना इनरोलमेंट है, मतलब कितना इसका कंट्रीब्यूशन है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि इसकी ठोस गोले की बात करते हैं, ठोस गोला आपको मालूम है कि ठोस गोले के लिए जो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास है 2/5 होती है। तो यहां से अगर आपको ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज पूछ रखा है तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/5। तो ये कितना देगा आपके पास बताओ 7/5 हो जाएगा इंटू 100। तो ये आपके पास 7/5 इंटू कितना देगा आपके पास 100। तो इसको अपन क्या बोल देंगे 700/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे 500/7 हो गया, 5/7 हो जाएगा, 5/7 तो 500/7 हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं कितना हो जाएगा आपके पास है 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। तो 1 0 7 एकम 7 3 0 28 2 लगभग 3%। और यदि आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चाहिए तो ये आपके पास में कितना देगा आपके पास है 2/5/1 प्लस कितना देगा आपके पास है 2/5। तो इसको अपन बोलेंगे 2/5 इंटू 100 भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये आपके पास है 2/5 7/5 इंटू 100
तो यहां से 5 से 5 काट देंगे तो कितना देगा आपके पास 2/7, 2/7 हो गया। 14 6 0 4 0 ये बात हो जाएगी भी। तो कितना हो जाएगा 28.57% हो जाएगा। तो कोई भी ठोस कोला अगर शुद्ध लौटनी गति कर रहा है तो इस स्थिति में उसकी जो कुल गतिज ऊर्जा उसके अंदर स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का 71.43% होता है और गुणन गतिज ऊर्जा का 28.57% होता है। ठीक है ना, तो करें इसको नोट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो चलो बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं टॉपिक जिसका नाम है नत्तल पर लौटनी गति। अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लौटनी गति का। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर मेरे को पूरे रोटेशनल मोशन में से केवल एक क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाए तो मैं ऑब्वियसली इस पॉइंट को, इस टॉपिक को मैं सिलेक्ट करूंगा भी। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद में अपना जो रोटेशनल मोशन है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे ये अपने पास में कोई भी नत्तल है और इसका क्षैतिज के साथ में कोण कितना भी थीटा, और नत्तल की जो लंबाई है वो कितनी आपके पास एस है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे एस और एच के बीच में संबंध अपन पता कर सकते हैं क्या? यस। किससे अपन पता करेंगे? साइन थीटा से। तो यहाँ से आपके पास है साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा आपके पास एच, और कर्ण कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब कर्ण हो जाएगा आपके पास एस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एस बराबर कितना होता है आपके पास एच अपॉन साइन थीटा। अगर कभी आपको एस को रिप्लेस करना हो तो एच बटा साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं अपन। और ध्यान से देखना, तो एच बराबर कितना होता है आपके पास एस साइन थीटा होता है, ये भी अपन लिख सकते हैं। तो एच बराबर कितना होता है आपके पास एस, ये आपके पास साइन थीटा हो गया। ये तो कुछ रिलेशन हो गया अभी। अब देखो ध्यान से, अब इसकी नीचे की तरफ मैं यहाँ पे लौटनी गति करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पे लगने वाले सारे फोर्स में बताता हूँ कौन कौन से फोर्स हो जाएंगे। देखो ध्यान से, एक तो इस पे ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ये लग जाएगा mg। तो mg का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ सेंटर ऑफ मास पे mg साइन थीटा नीचे की तरफ, और एक इस प्रकार से इधर की तरफ ये आपके पास आ जाएगा mg cos थीटा। तो इसको अपन बोलेंगे mg cos थीटा। एक इस प्रकार से इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n हो गया। अब mg साइन थीटा के कारण इसके अंदर नीचे की तरफ गति की प्रवृत्ति आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है इस नत्तल के सापेक्ष नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देना आपको, घर्षण पीछे की तरफ आपको लगा देना इस प्रकार से फ्रिक्शन F। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखो, यहाँ पे मान के चलेगा इसका जो सेंट्रोमास इसका आगे की तरफ जो त्वरण है वो कितना देगा आपके पास A, और इसका जो कोणीय त्वरण है वो कितना देगा आपके पास, बताओ एल्फा। अब बस, अब अपन कर देंगे इसको 16 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अभी। नत्तल के लंबवत ऊपर की तरफ कितना n और नीचे की तरफ कितना mg cos थीटा। तो n और mg cos थीटा एक दूसरे को बराबर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो n बराबर कितना देगा आपके पास mg cos थीटा। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है F लग रहा है, तो F बराबर कितना देगा आपके पास म्यू n बराबर कितना देगा आपके पास म्यू mg cos थीटा बोल देंगे इसको अपन। नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा, पीछे की तरफ कितना लग रहा है F लग रहा है, तो नेट फोर्स बराबर ma कर दो। तो नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है mg sin थीटा, पीछे की तरफ क्या लग रहा है F लग रहा है, तो बराबर कितना देगा आपके पास m इंटू ए हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको आप। अब बात सुनना भी, अगर सेंट्रोमास के सापेक्ष बात करते हैं तो n mg cos थीटा और mg sin थीटा ये तीनों तो सेंट्रोमास से गुजर रहे हैं। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इन तीनों बलों का जो बलागुण है वो तो कितना हो जाएगा 0। केवल आपका जो फ्रिक्शन है वो स्पर्श की दिशा में लग रहा है, इस फ्रिक्शन के कारण ही यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि टॉर्क, टॉर्क बराबर कितना देगा आपके पास F इंटू क्या देगा आपके पास R, तो बराबर आई अल्फा। तो इसको आई को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, m k स्क्वायर अपन जानते हैं,
और एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, एल्फा को अपन लिख सकते हैं ए बटा आर। तो यहां से आपके पास एफ बराबर आर को इसके अपॉन में ले जाऊंगा तो क्या देगा आपके पास एम ए और इनटू क्या देगा आपके पास में के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या देगा 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ध्यान से, समीकरण 1 प्लस क्या देगा आपके पास 2 से माइनस का एफ प्लस का एफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो ये आपके पास एम जी साइन थीटा बराबर ये आपके पास एम ए। तो एम ए को यहां से अपन कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। यहां से एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां से आपके पास ए बराबर क्या बन जाएगा आपके पास जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये आपके पास ए आ जाएगा अभी ए। ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद भी रखना है अभी। तो नत्तल पर अगर कोई लौटनी गति करता है, शुद्ध लौटनी गति, तो इस स्थिति में इसका नीचे की तरफ त्वरण कितना होता है, ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि जिस पिंड के लिए के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर मैक्सिमम होता है उसका एक क्या होता है, मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम किसका होता है बताओ, रिंग का, वलय का 1 होता है। और न्यूनतम किसका होता है बताओ, ठोस गोले का 2/5 होता है। तो ठोस गोले के लिए के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर क्या था, न्यूनतम। इस कारण से इसका त्वरण वो क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अपन लिख सकते हैं उदाहरण से कि अब अपन नीचे की तरफ गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे। तो तीसरा समीकरण क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होता है आपके पास 2as। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर कितना देगा 0 2। एक को अपन क्या लिख देंगे जी साइन थीटा अपॉन क्या होता है आपके पास 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना। और इनटू क्या देगा आपके पास एस। और एस को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन साइन थीटा। तो एच अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा को काट दो तो यहाँ से आपके पास में v बराबर √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये आपके पास में v आ जाएगा। और ये अपन ने ध्यान से देखना था, इस प्रकार से v का फॉर्मूला डिराइव कर दिया भाई। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है भाई। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो जिस पिंड के लिए के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर क्या था है मैक्सिमम, उसकी वेलोसिटी बॉटम पे क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर मैक्सिमम किसका होता है, रिंग का। तो इसके लिए v क्या हो जाएगा, बॉटम पे मिनिमम हो जाएगा। और ध्यान से देखना, देखो जो ठोस गोला होता है उसके लिए के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कितना होता है 2/5, ये होता है मिनिमम। तो इसका बॉटम पे जो वेग है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिंग और गोले में से अगर अपन इनको वहां से अगर अपन छोड़ते हैं तो कौन ज्यादा वेलोसिटी के साथ में नीचे पहुंचेगा भाई, ऑब्वियसली गोला, क्योंकि इसके लिए के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम होता है। इसके बाद में गति की तीसरी समीकरण लगा देते हैं अपन। तो तीसरी समीकरण क्या कहती है भाई, एस बराबर यूटी प्लस क्या होता है आपके पास हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से अपन टी निकालने वाले हैं। तो यहां से आपके पास है टी बराबर भाई यू तो कितना देगा आपके पास है 0, प्रारंभिक वेग 0 है। तो टी बराबर कितना देगा आपके पास है 2s अपॉन ए का रूट हो जाएगा। तो 2s अपॉन ए बराबर कितना देगा आपके पास है जी साइन थीटा अपॉन क्या होता है आपके पास है 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का रूट। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो एस को अपन क्या लिख सकते हैं, एस को एच अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 12 करके साइन थीटा बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। और इसके बाद ना रूट ऑफ 2h अपॉन जी इंटू 1 प्लस क्या होता है आपके पास के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ये टाइम का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अब की बार के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर वो ऊपर आ रहा है। तो जिस पिंड के लिए के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर अधिकतम होता है उसको बॉटम तक पहुंचने में, पेंदे तक पहुंचने में लगने वाला जो समय वो भी अधिकतम हो जाएगा। और जिसके लिए के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर न्यूनतम है
उसको बॉटम तक पहुंचने में लगने वाला समय भी न्यूनतम हो जाएगा। तो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर न्यूनतम किसका होता है? ठोस गोले का। तो सबसे पहले बॉटम तक कौन पहुंचेगा बताओ? ठोस गोला पहुंचेगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि कई सारे पिंड है, उनको अगर आपने टॉप से छोड़ दिया तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा? तो ऑब्वियसली ठोस गोला। कौन सबसे बाद में पहुंचेगा? रिंग। ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो ये बातें आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब अपन डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, एफ इक्वल टू कितना होता है आपके पास? एम ए इंटू के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास है फ्रिक्शन एफ बराबर, ये हो जाएगा आपके पास एम, इसको अपन लिख देंगे एम, और एक को अपन क्या लिख सकते हैं? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इनटू क्या होता है आपके पास? के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास एफ बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? एम जी साइन थीटा अपॉन ये जो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इसका अपन इसके अंदर भाग लगा देंगे। तो के स्क्वायर बटा के स्क्वायर को के स्क्वायर बाई के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 1 प्लस, और ये आपके पास है जो 1 है ना, इसको अपन डिवाइड कर देंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से। ये आपके पास फ्रिक्शन आ गया भी, इसको अपन बोल देंगे फ्रिक्शन। और मैंने आपको बताया था कि एफ बराबर कितना था? म्यू एन, और एन को मैंने लिखा था एम जी कॉस थीटा। तो यहां से आपके पास एफ बराबर कितना देगा आपके पास? म्यू एम जी कॉस थीटा, और इसको अपन इसके बराबर कर देंगे, तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास? 1 प्लस क्या देगा आपके पास? 1 अपॉन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बात होगी भी। ऐसे लिख देंगे। अब यहां पर आपके पास एम जी से एम जी को काट दो, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो यहां से आपके पास म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? टेन थीटा अपॉन इसके बाद में 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? 1 अपॉन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या इसको अपन बोलेंगे आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर बोल देंगे। तो आर स्क्वायर बाई क्या देगा आपके पास में? के स्क्वायर। ये आपके पास म्यू की वैल्यू हो जाएगी, और इसको अपन बोल सकते हैं म्यू मिनिमम। तो क्या है ये भाई? अगर नत्तल के पास फ्रिक्शन कम हुआ तो इस स्थिति में शुद्ध लौटनी गति नहीं होगी, नीचे की तरफ ये स्लाइड कर जाएगा। तो शुद्ध लौटनी गति करवाने के लिए आपको एक मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है, एक न्यूनतम घर्षण की आवश्यकता होती है, और वो जो न्यूनतम घर्षण गुणांक है वो आपके पास इसके बराबर होना चाहिए भी। ठीक है ना, तो ये बातें आपने अच्छे से समझ ली होगी। मेरे हिसाब से इनके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में ध्यान से अगर अपन बात करते हैं कि इसकी भाई जो रिंग है, उस रिंग के लिए जो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर है वो कितना होता है? 1 होता है। ये क्या होता है आपके पास? मैक्सिमम। तो इसके लिए जो ए है वो ए क्या होता है? मिनिमम। इसके लिए जो वी है वो भी क्या होता है आपके पास? मिनिमम। और इसके लिए जो टी है वो टी क्या होता है? अभी मैक्सिमम। इसके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो म्यू होता है, म्यू मिनिमम होता है। तो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो ध्यान से देखना, देखो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर अगर मैक्सिमम, तो 1 बटा मैक्सिमम वी में मिनिमम हो गया। तो इस स्थिति में एफ क्या होता है? इसके लिए मैक्सिमम होता है। और म्यू भी क्या होता है? इसके लिए बताओ मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप अच्छे से, है ना। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर अगर मैक्सिमम, तो इस स्थिति में आर स्क्वायर बटा के स्क्वायर क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो म्यू आपके पास में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं सॉलिड स्फीयर,
ठोस गोला, तो सॉलिड स्फीयर के लिए ध्यान से देखना, देखो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर है, वो कितना होता है आपके पास में 2/5, तो ये तो आपके पास होता है मिनिमम। तो इसके लिए ए, ये क्या होता है आपके पास में मैक्सिमम, वी भी क्या होता है आपके पास में मैक्सिमम, बॉटम तक पहुंचने में लगने वाला टाइम है वो क्या होता है मिनिमम, और इसके बाद में टी है, वो टी क्या होता है आपके पास में मिनिमम। तो एफ भी क्या होता है बताओ मिनिमम, और इसके लिए जो म्यू है म्यू मिनिमम, वो भी क्या होता है आपके पास में मिनिमम। तो आपको पूछ लिया जाता है कई बार, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, इंफॉर्मेशन अब पूछ ली जाए, मैं ही पूछ लेता हूं तो, कि किस पिंड को शुद्ध लौटनी गति करने के लिए न्यूनतम घर्षण गुणांक की आवश्यकता होगी। तो न्यूनतम घर्षण गुणांक किसको चाहिए बताओ, सॉलिड स्फीयर को। ठोस गोले के लिए घर्षण अगर कम बना तो भी ये नीचे की तरफ आराम से शुद्ध लौटनी गति कर सकता है भी, ठीक है। तो करें इन बातों को नोट। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में दो बड़े शानदार क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे अपने पास ये कोई ऊपर एक प्लैंक है और ये अपने पास में दूसरा एक प्लैंक है, इन दोनों के बीच में कोई एक गोला है वो अपने रख रखा है। गोले की त्रिज्या वो अपने को कितनी दे रखी है, 1/2 मीटर दे रखी है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि गोले का वी तथा ओमेगा ज्ञात करो यदि फिसलन अनुपस्थित है। अब फिसलन है वो अनुपस्थित होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सब जगह शुद्ध लौटनी गति हो रही है, और मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि शुद्ध लौटनी गति की स्थिति में कोई भी जैसे पिंड होता है, उस पिंड के जो संपर्क बिंदु उसका सापेक्ष वेग 0 होता है, यानी पिंड का जो संपर्क बिंदु इसका वेग और वो जिस भी सरफेस को टच करा है, जिस सतह को टच करा है, उसका वेग क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देता है इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, देखिएगा। अपन ऐसे मान लेते हैं कि मान के चलिएगा इसका जो सेंट्रोमास है उसका आगे की तरफ जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में v, और इसी प्रकार से ध्यान से देखना तो इसका जो कोणीय वेग है वो क्या देगा आपके पास है इस प्रकार से ओमेगा। तो ये तो आपके पास में v हो गया, इसका कोणीय वेग कितना देगा आपके पास ओमेगा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका वेग कितना भी v, तो इसका भी आगे की तरफ जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में v, और इसका वेग कितना भी v, तो यहाँ पे इसका भी पीछे की तरफ जो वेग है वो कितना देगा आपके पास इस प्रकार से v, सॉरी वेग तो इसका आगे की तरफ ही होगा ना, सेंट्रोमास के कारण वेग है, स्थानांतरण गति के कारण जो वेग होता है वो आगे की तरफ होता है, v हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ओमेगा से घूम रहा है, तो इसको स्पर्श की दिशा में आगे की तरफ ओमेगा आर मिल जाएगा, तो प्लस क्या देगा आपके पास ओमेगा आर, और इसको पीछे की तरफ क्या मिल जाएगा इस प्रकार से ओमेगा आर मिल जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे ए बोल देंगे, और इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे बी बोल देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखो, वी ए जो आपके पास है ए का वेग है उसको अपन क्या बोल देंगे वी ए। तो वी ए बराबर कितना देगा आपके पास में वी प्लस क्या देगा आपके पास ओमेगा आर, और v प्लस ओमेगा आर वो किसके बराबर होना चाहिए 10 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो a है ना वो आगे की तरफ v प्लस ओमेगा से जा रहा है, और यहाँ पर ये ऊपर वाला जो प्लैंक है जो तख्ता बोल सकते हैं इसको अपन तख्ता है, वो आगे की तरफ 10 से जा रहा है। तो इसको अपन बराबर कर देंगे किसके, ये आपके पास है 10 के बराबर हो गया। और इसी प्रकार से आपके पास है vb, तो vb बराबर कितना देगा आगे की तरफ कितना देगा v, और पीछे की तरफ क्या देगा आपके पास ओमेगा आर बराबर, और v माइनस ओमेगा आर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों समीकरणों को अपन क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ओमेगा आर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v प्लस वी बराबर कितना देगा आपके पास 2v, और 10 प्लस 2 बराबर कितना देगा आपके पास 12। तो यहाँ से आपके पास v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यदि अपन इससे बात करते हैं तो v तो कितना देगा आपके पास 6 प्लस ओमेगा आर कितना देगा आपके पास 1/2 बराबर कितना देगा आपके पास 10, 6 उधर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा बटे 2 बराबर 10 माइनस 6 कितना देगा आपके पास 4, तो ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास 8 रेडियन पर सेकेंड। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको समझना है भाई, ठीक है ना, ये तरीका हो गया। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो से अपने पास है कोई भी एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान कितना m, इसकी त्रिज्या कितनी भी r, कोई भी एक सतह जिसका घर्षण गुणांक कितना भी म्यू है, इस पर v नॉट प्रारंभिक वेग देकर के छोड़ दिया जाता है, यानी स्थानांतरण गति देकर के इसको छोड़ दिया जाता है। तो कितने समय पश्चात ये शुद्ध लौटनी गति करेगा, ठीक है ना।
अब मैंने तो आपको इसके अंदर यही पूछा है कि कितने समय पश्चात ये शुद्ध लौटने गति स्टार्ट करेगा, बट आपको इसका जो अंतिम वेग है, अंतिम कोणीय वेग है और इसके द्वारा तय की गई दूरी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखना ध्यान से देखो, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो गोला है, इस गोले के पास में केवल और केवल स्थानांतरण गति है, वो आगे की तरफ गति कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस गोले का जो संपर्क बिंदु है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आगे की तरफ गति कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से पीछे की तरफ, इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से पीछे की तरफ लग जाएगा। तो F बराबर कितना होता है आपके पास, म्यू इंटू क्या होता है N, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n, तो n बराबर mg हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, म्यू mg बोल देंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं अपन ध्यान से। यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स यदि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इस स्थिति में ये इसका क्या करेगा, मंदन करेगा। क्या करेगा, मंदन करेगा। तो अपन बात करते हैं मंदन, मंदन कैलकुलेट करते हैं। तो मंदन बराबर कितना देगा आपके पास, ए बराबर फोर्स कितना देगा आपके पास, म्यू mg, और इसको यदि अपन m से डिवाइड कर देंगे, फोर्स को अपन मास से डिवाइड कर देंगे तो मंदन आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास मंदन कितना देगा भाई, म्यू g। ठीक है ना, एक काम और हो रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो स्पर्श की दिशा में लग रहा है, और इस कारण से ये जो घर्षण है वो क्या करेगा, टॉर्क यानी बलागुण उत्पन्न करेगा, और बलागुण की वजह से क्या होगा भाई, कोणीय वेग आएगा, सॉरी कोणीय त्वरण आएगा, एल्फा आएगा, और वो एल्फा क्या करेगा भाई, एल्फा इसका जो कोणीय वेग ओमेगा उसका मान बढ़ाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन है वो इसका मंदन करता है, जिससे वी तो घटता है, और इसके अंदर कोणीय त्वरण प्रोड्यूस करता है, यानी रोटेशन प्रोड्यूस करता है, और इस रोटेशन की वजह से इसके पास में ओमेगा आएगा, और जब v बराबर ओमेगा आर हो जाएगा ना, तो इस स्थिति में ये जो गोला है वो क्या करेगा, प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, तो अपन जान देंगे टॉर्क। तो टॉर्क बराबर कितना देगा आपके पास, F इंटू आर बराबर क्या देगा आपके पास, I इंटू एल्फा। तो F कितना देगा आपके पास, म्यू mg। ठीक है ना, ये F आ गया, और इंटू क्या देगा आपके पास, R बराबर I एल्फा। बात करते हैं अपन गोले का I, बताओ सेंट्रोमास के अबाउट इसका I कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो इसको अपन बोलेंगे 2/5 m r स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास, एल्फा। तो यहाँ पे m r, ये m ये r, ये काट देंगे तो यहाँ से आपके पास एल्फा। तो एल्फा बराबर कितना देगा आपके पास, 5 म्यू g अपॉन 2r। ठीक है ना, तो ये तो आपके पास मंदन हो गया, और ये आपके पास कोणीय त्वरण हो गया। अब मंदन तो क्या करेगा, अभी वेलोसिटी को घटाएगा। तो t समय पश्चात अपन बात करते हैं। तो t समय पश्चात इसका वेग v बराबर, प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास, v नॉट, इसके बाद माइनस का मंदन कितना देगा आपके पास है, म्यू जी, इंटू टाइम कितना देगा आपके पास है, t। और t समय पश्चात इसका जो ओमेगा है, ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास, ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। तो ओमेगा नॉट तो कितना देगा आपके पास है, 0, क्योंकि प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है। एल्फा कितना देगा आपके पास है, 5 म्यू जी बटे 2r इंटू क्या देगा आपके पास है, टी हो जाएगा। और यहाँ से अपन क्या करते हैं अभी, v बराबर ओमेगा इंटू आर कर देंगे, क्योंकि शुद्ध लौटनी गति स्टार्ट करवानी, तो v बराबर ओमेगा आर कर देंगे। तो v कितना देगा आपके पास, v नॉट माइनस क्या देगा आपके पास, म्यू जी टी बराबर, और इसके बाद में ओमेगा को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना देगा आपके पास, 5/2, ये आपके पास म्यू जी टी हो गया। माइनस का म्यू जी टी उधर की तरफ जाएगा तो कितना देगा आपके पास, 7/2 म्यू जी टी। 7/2 म्यू जी टी बराबर कितना देगा आपके पास, वी नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास है टी, तो टी बराबर कितना देगा आपके पास, 2 वी नॉट अपॉन ये आपके पास है 7 म्यू जी। ठीक है ना, तो देख लो सही आंसर आ रहा है ना, ये आपके पास है 7/2 म्यू जी टी बराबर वी नॉट, तो 2 वी नॉट अपॉन कितना देगा आपके पास है 7 म्यू जी, ये आपके पास टाइम आ गया। तो टी बराबर 2 वी नॉट अपॉन 7 म्यू जी, इस समय के बाद में तो ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, अब आपको बोल दिया जाए कि इस समय पर इसका वेग पता करो, इसका ओमेगा पता करो, कुछ भी अपन पता कर सकते हैं यहाँ से। तो अपन पता करते हैं वी, पता करते हैं वी।
तो v बराबर कितना होता है आपके पास में, v बराबर v नॉट माइनस क्या होता है आपके पास में म्यू जी टी, तो म्यू जी इसके बाद है टी, तो टी कितना देगा आपके पास में 2v नॉट अपॉन कितना होता है आपके पास में 7 म्यू जी। म्यू जी से अपन क्या करेंगे, म्यू जी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो v नॉट बाई से 2v नॉट बाई 7 को माइनस कर देंगे, तो v बराबर कितना देगा आपके पास में 5v नॉट बाई क्या देगा आपके पास में 7, ये तो अंतिम वेग हो जाएगा। और ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास में v बाई आर, तो इसको अपन बोलेंगे 5v नॉट बाई 7 इंटू क्या देगा आपके पास आर हो जाएगा। और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे जो a है इसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस का म्यू जी लिख देंगे। तो इसकी हेल्प से प्योर रोलिंग मोशन यानी शुद्ध लौटनी गति स्टार्ट करने से पहले इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो दूरी भी अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, इनको नोट करें अच्छे से, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों इसके बाद में देखिएगा, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर ये अपने पास है कोई भी एक पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है भी m, और इसकी जो घूर्णन त्रिज्या वो अपने पास में कितने k, और इसकी जो त्रिज्या यानी रेडियस है वो आपके पास r है। अब यहाँ पे ये इसका सेंट्रोमास है, इस सेंट्रोमास से h हाइट पर आप कोई भी एक फोर्स लगा रहे हो F, तो आपको ये बोला जा रहा है कि h का मान क्या रखा जाए ताकि पिंड बिना घर्षण के शुद्ध लौटनी गति करे। यानी यहाँ पे अपने को बिना फ्रिक्शन के इसको शुद्ध लौटनी गति करवानी है। तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। कई बार किसी भी क्वेश्चन में थ्योरेटिकली आपको पूछ लिया जाता है कि क्या बिना फ्रिक्शन के शुद्ध लौटनी गति संभव है क्या, तो अपन सोचते हैं कि यार बिना फ्रिक्शन के तो शुद्ध लौटनी गति हो ही नहीं सकती, अपन उसका आंसर लिख देते हैं नहीं, ठीक है ना, और अपना आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप याद रखना बिना फ्रिक्शन के भी प्योर रोलिंग मोशन हो सकती है भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये अपने पास में पिंड है, ये एफ हो गया। अब अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे अपन किसी प्रकार का फ्रिक्शन तो लगाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है बिना घर्षण के, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है वो अपन किसी प्रकार का अप्लाई करेंगे नहीं, ओके। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स दो काम करेगा भी, ये फोर्स है वही तो क्या करेगा भी, इस प्रकार से ए उत्पन्न करेगा, और ये फोर्स है वही क्या उत्पन्न करेगा भी, एल्फा उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो इस पे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भी, गोले पे एफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शन तो यहाँ पे लगाना नहीं है, तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास एफ, और फोर्स को अपन क्या लिख देंगे, एम इंटू क्या देगा आपके पास ए, फोर्स हो जाएगा आपके पास m इंटू ए, इक्वेशन नंबर ये आपके पास एक हो गई, ठीक है ना। और ये जो f है वही क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई करेगा। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस f की ऊंचाई कितना हो जाएगी भी h, तो टॉर्क कितना हो जाएगा आपके पास f इंटू एच, टॉर्क हो गया। और टॉर्क बराबर क्या होता है आई अल्फा, तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, m के स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास एल्फा। अपन जानते हैं कि a बराबर क्या होता है एल्फा इंटू आर, तो एल्फा को अपन क्या लिख देंगे a बाई आर। तो यहाँ से आपके पास एफ एच बराबर एम के स्क्वायर, एल्फा को अपन क्या लिख देंगे ए बाई आर, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। अब यहाँ से अपने पास में अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है भी, अपने को एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एफ को मैं क्या लिख दूंगा अभी, एम ए लिख दूंगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से ये जो f है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अभी। तो f बराबर कितना देगा आपके पास, एम ए इंटू क्या देगा आपके पास h बराबर, ये क्या देगा आपके पास एम के स्क्वायर ए बटे आर। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं अभी, एम ए ये काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास h बराबर कितना देगा, के स्क्वायर बटे आर, ये h आ गया। यानी अगर आपने h बराबर के स्क्वायर अपॉन आर, इस ऊंचाई पर इस हाइट पर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो इस स्थिति में जो पिंड है वो बिना फ्रिक्शन के शुद्ध लौटनी गति करेगा। यानी इस स्थिति में पिंड पे किसी प्रकार का फ्रिक्शन यहाँ पे लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 3 केस बना देता हूँ। फर्स्ट केस क्या कहता है ध्यान से, यदि h है वो कितना देगा आपके पास है, के स्क्वायर बटे आर। यदि आपके पास h बराबर के स्क्वायर बटे आर हो गया, तो इस स्थिति में जो फ्रिक्शन f है वो कितना देगा आपके पास में, 0 देगा। और इसके बाद है सेकंड केस,
यदि एच है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास है के स्क्वायर बटे आर, यानी फोर्स को आपने ज्यादा हाइट पे लगा दिया और आपको मालूम है कि यदि एच बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, और यदि टॉर्क बढ़ेगा तो इस स्थिति में ज्यादा घूर्णन करेगा, और ज्यादा घूर्णन करेगा तो इस स्थिति में ये वाला जो पॉइंट है वो पीछे की तरफ गति करेगा, और पीछे की तरफ गति की प्रवृत्ति आएगी तो इस स्थिति में इससे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ। तो अपन लिख देंगे इस स्थिति में जो घर्षण एफ है वो होता है आगे की ओर, आगे की ओर। और इसके बाद है थर्ड देखो ध्यान से, थर्ड क्या कह रहे हैं ध्यान से, यदि आपने एच है लेस देन के स्क्वायर बटा आर पे फोर्स लगा दिया तो इस स्थिति में ध्यान से फोर्स है वो आपने कम हाइट पे लगाया तो टॉर्क कम होगा, और टॉर्क अगर कम होगा तो इस स्थिति में इसका ए ज्यादा होगा, और ए ज्यादा होगा तो इस स्थिति में आगे की ओर हो गया। तो ए अगर ज्यादा होगा तो आगे चलेगा तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लग जाएगा, पीछे की तरफ लग जाएगा। तो अपन बोलेंगे एफ, तो एफ किधर की तरफ लगता है, पीछे की ओर। ये बात होगी भी, ठीक है ना। तो ये तो आपकी समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चीज के अंदर आपको। आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट देखिएगा आप, तो अगला देखते हैं। देखो अब ये कह रहा है कि यदि फिसलन रोकने के लिए पर्याप्त घर्षण उपस्थित है तो ए एल्फा तथा एफ का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास एक ठोस गोला, इसका द्रव्यमान कितना है एम, इसकी त्रिज्या कितनी भी आर है, और यहाँ पर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपने इस प्रकार से फोर्स लगा दिया, एफ लगा दिया, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अब वो कितना दे रहा म्यू दे रहा, ठोस गोले का द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा भी, ये एफ तो लगी रहे, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ऊपर की तरफ एन लगेगा, एन बराबर एम जी हो देगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन लगाना अपने को, अब फ्रिक्शन है वो आगे लगेगा या पीछे लगेगा। अगर अपने को इस चीज का ज्ञान है तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है के स्क्वायर बटे आर कितना होता है भी, ठोस गोले के लिए 2/5 आर होता है, और 2/5 आर मतलब यहाँ पर कहीं पर आपको 2/5 आर प्राप्त होता है, बट आपने तो एच बराबर कितना रख दिया भी, आर रख दिया है, यानी इस स्थिति में आपने एच ग्रेटर देन के स्क्वायर बटा आर कर दिया, तो फ्रिक्शन है वो आपको आगे लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन मालूम है तो फ्रिक्शन आप आगे की तरफ लगो, और यदि फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको आप नहीं सोच पा रहे तो आप पीछे की तरफ लगा दो, और पीछे की तरफ लगाओगे तो कैलकुलेशन करने से जो फ्रिक्शन है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं कैलकुलेट। देखो ध्यान से, यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन मान के इसलिए मैंने पीछे लगा दिया, मैंने सोचा नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ से आपके पास ए बराबर कितना देगा म्यू एन, तो म्यू का म्यू एन कितना देगा आपके पास एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दो ध्यान से, अब सबसे पहले इस पे नेट फोर्स बराबर एम ए कर दो, तो आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस पे एफ, और पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है म्यू एम जी, नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 बन गई भी। तो नेट फोर्स बराबर क्या देगा आपके पास एम ए हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरी इक्वेशन अपन लगा देंगे, टो बराबर क्या होता है आई एल्फा। तो यहाँ पे इस एफ को देखोगे तो ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, और यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं। इस कारण से दोनों का टॉर्क है वो सपोर्ट करेगा, तो इस कारण से दोनों का टॉर्क अपन जोड़ देंगे। तो इसका टॉर्क कितना देगा बताओ, एफ इंटू आर, और प्लस इसका कितना देगा आपके पास म्यू एम जी इंटू क्या देगा आपके पास आर। ये टॉर्क आ गया। टो बराबर क्या होता है आई एल्फा, तो आई कितना होता है ठोस गोले का 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं अभी ए अपॉन ये आपके पास आर। अब यहाँ पे आर आर ये आर ये आर ये आर कट गया, तो यहाँ से आपके पास एफ, यहाँ से आपके पास है कैपिटल एफ, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास म्यू एम जी बराबर कितना देगा आपके पास 2/5 इंटू एम ए, इक्वेशन नंबर 2 बन गई भी। इसके बाद यहाँ पे अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन जोड़ देंगे, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 प्लस 2 से, तो एफ प्लस एफ बराबर कितना देगा आपके पास 2f बराबर एम ए प्लस 2/5 एम ए बराबर कितना देगा 7/5 एम ए, 7/5
ma। तो यहाँ से आपके पास ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 5 × 10 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10f अपॉन ये आपके पास हो जाएगा 7m। ये तो आपके पास ए आ गया। अभी एक आपको एल्फा भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आपके पास एल्फा बराबर कितना होता है आपके पास a बटा r, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10f अपॉन 7m इंटू r हो जाएगा। और इसके बाद में आपको फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करना है, तो फ्रिक्शन अपन कैसे लिख सकते हैं अभी, म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन अपन निकाल देंगे, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, देखो इसको ही अपन लिख देते हैं, यहाँ पे म्यू एम जी नहीं लिख करके इसको अपन एफ ही लिख देते हैं, एफ, और यहाँ पर भी इसको एफ आर ही लिख देते हैं, फ्रिक्शन को अपन एफ ही मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसको भी अपन क्या करते हैं, अभी एफ ही मान लेते हैं, फ्रिक्शन तो अपने को कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पर भी इसको अपन एफ ही मान लेते हैं अभी, ठीक है, ये एफ हो गया। तो अपन लिखते हैं समीकरण 1 से, तो देखो ध्यान से, समीकरण 1 से क्या बनता है, समीकरण 1 से देखो ध्यान से, फ्रिक्शन एफ बराबर कितना देगा आपके पास है, कैपिटल एफ माइनस क्या हो जाएगा आपके पास एम ए, तो कैपिटल एफ माइनस एम ए, तो एम का तो क्या देगा आपके पास एम, और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10f अपॉन कितना देगा आपके पास है 7m, तो m तो कट ही गया ना, तो इसकी इस स्थिति में कितना देगा आपके पास है 7f माइनस 10f माइनस का 3f/7, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 3f/ ये आपके पास है 7 आ गया अभी। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसका चिन्ह माइनस का आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे ये बता रहा है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपने पीछे लिए ना, तो एक्चुअली जो फ्रिक्शन है वो किधर की तरफ लगता है, आगे की तरफ लगता है, ठीक है बच्चों। तो रोटेशनल मोशन है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कवर होता है, इन चीज़ों को आप नोट कर ले भाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तो एक बार मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं वो आपको टिक करवा देता हूँ। स्टेज वाइज अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं स्टेज 1 पे, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो मेरे को बोर्ड पे सोल्व करवाने हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे सारे ही आपको तो करने ही है। तो स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11, 12, इसके बाद में 23, बाकी सारे आसान क्वेश्चन है, 26 भी, 35, 37, इसके बाद में 52, 58, इसके बाद में स्टेज सेकंड की बात करते हैं अपन। स्टेज सेकंड के अंदर 1, 4, 8, इसके बाद में 17, 25, 17, 25 हो गया। बाकी क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको सारे के सारे। इसके बाद में 33 भी कर लो आप। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज थर्ड की बात करते हैं। तो स्टेज थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 7, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 23, 24, 26, 21, 23, 24, 26, इसके बाद 27, 28, 29, 27, 28, 29, इसके बाद है 33, 34, 38, 39, 38, 39। तो ये इतने क्वेश्चन है भाई जो आपको मैं बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा। तो अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेक्चर नंबर अपना 58 है वो फिनिश होता है।
तो रोटेशनल मोशन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कवर हो चुका है बेटा। तो अगले लेक्चर पर अपन ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अपने पास 4 लेक्चर बचेंगे और उन 4 लेक्चर्स के अंदर अपन ग्रेविटेशन है, उस ग्रेविटेशन की थ्योरी और अपन क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।